हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि आप लोग की तरफ से डिमांड किया जा रहा है उड़ान का टेस्ट जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का, तो इसी वजह से मैं आज आपके बीच करेंट का सेशन पूरा तो अभी नहीं हो पाया, लेकिन उसके बीच में ये पहले टेस्ट का डिमांड ज़्यादा है तो मैं इसको अभी कंप्लीट कर देता हूँ और साथ में आपको करेंट का भी सेशन मिलते रहेगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 5, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन रहेगा 60 क्वेश्चन, और साथ में आपका 10 क्वेश्चन जैसे कि बाकी टेस्ट में भी रहता है, जिस तरह से करवाया गया था बिल्कुल वैसे ही है। 10 क्वेश्चन झारखंड का रहेगा और 15 आपका करेंट का रहेगा और 15 आपका मिसलेनियस का रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज दोनों में रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिए और इस टेस्ट को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए मेरे आंसर बताने से पहले सॉल्व करने का। ये काफ़ी ही अच्छे क्वालिटी का टेस्ट है, काफ़ी डिमांड में था और अभी भी है। तो आइए देर ना करते हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स है तो आपको ज़्यादा हिंदी भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो कंफर्टेबल है आप बिल्कुल उसमें दीजिए, देखिए मैं आंसर आपको दोनों में बताऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन इंडियन इकोनॉमी वी गेट, ऑप्शन है आपका ओवर पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, फ्री इकोनॉमिक और ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि हम लोग जानते हैं ओवर पॉपुलेशन है ही, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है और फ्री इकोनॉमी। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका वो है आपका, इसमें देखिए आपको बोला है विच ऑफ दीज नॉट करेक्टली मैच। तो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 ईयर प्लान दिया गया है और साथ में उसका टाइम पीरियड दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड दिया गया है 1961 टू 66, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उसका फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का यहाँ पे दिया गया है 1974 टू 79। बट ये जो लास्ट हो गया था आपका, ये 1970 तक ना जाके ये आपका 78, यानी कि 1974 से 78 में ही ये लास्ट हो गया था। और एक्चुअली ये इसलिए हुआ था कि 78 से आपका रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंट हो गया था। दैट्स वाई ये आपका आंसर यहाँ पे ये मिसमैच आपका नॉट करेक्टली ढूंढना था, तो यही हो जाएगा आंसर। 6 5 ईयर प्लान का 80 से 50 ये बिल्कुल सही है। 8 5 ईयर प्लान का 92 टू 97 ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये सुम, कौन सुमेलित नहीं है ढूंढना था। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। CGST है बिल्कुल सेंट्रल, IGST है और SGST, ये तीनों है। TGST नाम का चीज़ कुछ नहीं है। तो CGST हो गया आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST हो गया आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST हो गया आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये तीनों करेक्ट है। यहाँ पे कौन सा टाइप नहीं ढूंढना था, तो ये आपका TGST हो जाएगा। देख सकते हैं हिंदी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यू स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी। बोला जा रहा है केंद्र सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया योजना जो है अग्रलिखित में से किस वर्ग के लाभार्थ हैं। तो ये मतलब ये जो स्कीम है उससे कौन बेनिफिट होंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट, बिल्कुल होंगे, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका D, सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखिए क्या है, आपको बताना है पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब होता है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आइए देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑनरशिप ओवर कॉमर्स एंड ट्रेड। तो आंसर है आपका पब्लिक सेक्टर, यहीं पे ये आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे ऑप्शन देख लीजिए, प्राइवेट ऑनरशिप ओवर कॉमर्स एंड ट्रेड, नहीं, वो तो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। वेल्दी पीपल ऑनरशिप ओवर कॉमर्स एंड ट्रेड, नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर मिल चुका है, तो आंसर ये होगा। मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए। अब वक्त उस तरह से नहीं बचा है, तो बेहतर होगा आप क्वेश्चन को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए उसका आंसर ढूंढने का। आप चाहें तो पॉज करके सारे ऑप्शन को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोज्ड इकोनॉमी रेफर टू द इकोनॉमी इन विच। तो क्लोज्ड इकोनॉमी हम लोग किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है। तो उस अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, जो जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, नो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे सौ के नए नोटों पर निम्नलिखित में से किस विरासत, देखिए यहाँ पे किस विरासत स्थल का चित्र प्रकाशित किया गया है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, सारे नोट जितने भी नए नोट हैं एक बार ध्यान में रख लीजिएगा कि किस पे क्या है, मैं भी पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, 100 रुपये के नोट पे जो है वो है आपका रानी का बाग, और वो कहाँ है, पाटन गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फॉर विच पीरियड वाज रोलिंग प्लान इम्प्लीमेंटेड। देखिए आ गया वो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको डिस्कस किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 1978 से 83। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इन इंडिया। भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो सर्वाधिक योगदान जो है वो है आपका घरेलू क्षेत्र का, ध्यान रखिएगा, यानी कि डोमेस्टिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज नॉन एज द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कहने का मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से हिंदी में भी लिख दिया जा सकता है, यहाँ पे तो चलिए दोनों में दे दिया है, तो आपको इंग्लिश हिंदी का टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर इंग्लिश का वर्ड पायनियर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स। देखिए अभी ये काफ़ी चर्चा में रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे आपको बताना है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, आइए ऑप्शन देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन along with इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। तो आपका करेक्ट आंसर यहीं पे मिल गया, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास को ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया क्रॉस नेशनल इनकम हैज बीन। आइए इसको हिंदी में देख लेते हैं, आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा क्या हुआ है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा निरंतर कम होता रहा, यानी कि स्टीडली डिक्रीजिंग। इसका एग्रीकल्चर इन इंडिया ग्रॉस नेशनल इनकम में, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बजट पढ़ते होंगे तो अभी सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, तो वो है आपका सर्विस सेक्टर का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे उम्मीद करता हूँ, और जो भी फ्रेंड है उनके बीच शेयर कर लीजिए। काफ़ी अच्छा टेस्ट, ये जितने भी क्वेश्चन है इस टेस्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बेशक आपका फ़ायदा होगा। पार्टिकुलर जेपीएससी के लिए नहीं बल्कि उसके अलावा भी जो आगामी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये सब सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड बाय तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस क्रॉप आर इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में कौन कौन सा क्रॉप जो है इनमें से सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गेहूं, चावल व दालें, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इन इंडियन इकोनॉमी द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉन बाय विच ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन। बोल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, बिल्कुल, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति। यहाँ पर ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शियरी एक्टिविटी, मतलब कि तृतीय क्रियाकलाप इनमें से कौन सा है। तो इसमें से देखिए फॉरेस्ट्री नहीं, ये प्राइमरी में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी में आएगा, एग्रीकल्चर ये भी प्राइमरी में आएगा। तो आपका जो टर्शरी हो जाएगा यानी तृतीय वो हो जाएगा आपका मार्केटिंग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज द इकोनॉमिक डेवलप सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलप करेगा तो टर्शरी सेक्टर है जो तृतीय क्षेत्र है उसका अंश जो है वो क्या होगा। सोचिए क्या होगा, घटता है फिर बढ़ता है या फिर कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही जवाब होगा आपका इंक्रीजिंग। जैसे आप देख सकते हैं अभी सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है। आप बताइए जो अभी कंट्रीब्यूशन है अभी बजट के अकॉर्डिंग, या फिर आप इकोनॉमिक सर्वे के भी अकॉर्डिंग बता सकते हैं। आप प्रॉपर मेंशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अभी जो झारखंड का जो है इकोनॉमिक सर्वे उसके अकॉर्डिंग कौन से सेक्टर का कितना योगदान है। प्रॉपर आप डेटा के साथ कमेंट करके बताइए और लोग को भी हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, सर द अथॉरिटी टू कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। इसका सही जवाब है आपका फाइनेंस कमीशन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मार्क है उस पर मत जाइएगा, आप खुद से पहले आंसर सॉल्व कीजिएगा, मन में खुद से आंसर दीजिए और उसके बाद फिर मिलाइए, अब देखिए कितना सही होता है आपका। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग, जो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि एनडीसी। ये टर्म से आप वाकिफ होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इसका गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था आपका धन या आय का समान वितरण, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं, बैम्बू को, बिल्कुल सही है। ब्राउन गोल्ड, तो ब्राउन गोल्ड टी को नहीं बोलते हैं, बल्कि हम लोग बोलते हैं केंदू लीव्स को, यानी केंदू पत्ता। अब केंदू पत्ता क्या होता है ध्यान रखिएगा, जिससे बीड़ी बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्राउन गोल्ड। यहाँ पे सिल्वर फाइबर कॉटन बिल्कुल सही है, गोल्ड फाइबर जूट ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको नॉट मैच्ड करेक्टली पूछा जा रहा था, तो भूरा स्वर्ण चाय को नहीं बल्कि केंदू पत्ता को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट व्हाट इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का क्या कारण है। तो देखिए द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, बिल्कुल, जैसा कि अभी देख सकते हैं इन्फ्लेशन कितना बढ़ा हुआ है करेंट सिचुएशन में, आप लोग देख सकते हैं। मुद्रा का मूल्य गिरता है, बिल्कुल, वैल्यू गिर जाता है। 100 रुपया में सोचिए अभी पहले हम लोग कितना कुछ खरीद पाते थे, आज एक ढंग का खाना भी नहीं खा पाते लोग रेस्टोरेंट में या होटल में, बोलिए यूँ, रेस्टोरेंट तो काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। देखिए इस तरह का जो बैंकिंग वाला चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे टर्म बहुत सारे हैं, उनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। जैसे बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, इस तरह का जितने भी टर्म दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए। सारे एग्जाम में वहाँ से एक दो प्रश्न, एक तो मान ही के चले पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेपो रेट, यानी कि रेपो दर। किसके लिए, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड, यानी कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देती है, यानी कि आरबीआई आपको कमर्शियल बैंक को उधार देगी शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान रखिएगा। तो उस कौन से रेट पे देगी, तो वो देगी रेपो दर पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है, यानी कि विच ऑफ दीज हैज बीन गिवन द रेगुलेटरी पावर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट स्कैम। तो देखिए जितना भी कैपिटल मार्केट, यानी कि आप बोल सकते हैं ये आपका शेयर बाजार हो गया, उससे जुड़ी हुई जितना भी देख रेख करना है वो ध्यान रखिएगा, वो किसका काम है, तो वो सेबी का काम है। अब सेबी क्या होता है आप लोग में से बताइए। तो उसको बोलते हैं हम लोग सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपके लिए टास्क है कि ये सेबी जो है उसका गठन कब हुआ था और इसके करंट चेयरमैन कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे टेली टेस्ट में नहीं है, तो आप बताइए कि ये कब फाउंड किया गया था, कौन सी ईयर में, और इसके करंट में चेयरमैन कौन है। और अगर आपको लगता है कुछ और इससे जुड़ी हुई और कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं तो बिल्कुल कमेंट करके शेयर कीजिए, सभी को हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द राइट टू प्रिंट करेंसी नोट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को जानते हुए भर में गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंकों को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अधिकार प्राप्त है का बात बोला जा रहा है, अब करेंट सिचुएशन में कितना नोट है उससे मतलब नहीं है, हाँ प्राप्त है, वो कितने तक का नोट छाप सकती है आरबीआई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ₹2 से 10,000 तक का, मतलब ₹2 से 10,000 तक का। अब आप बोलिएगा ₹1 का, तो ध्यान रखिएगा वो आरबीआई के तरफ से नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से किया जाता है। तो यहाँ पे और मैक्सिमम जो छाप सकती है वो 10,000 तक का, अभी मार्केट में मैक्स कितने का है 2,000 तक का, बट छापने का अधिकार प्राप्त है 10,000 तक का, तो ध्यान रखिएगा। चलिए काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गया इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज एट, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है, तो इसका कार्य क्षेत्र कहाँ किस लेवल पे है, तो ध्यान रखिएगा इसका जिला स्तर पे है सहकारी बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइए स्टेटमेंट को देख लेते हैं क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है लो पर कैपिटा इनकम, लो लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन रेट। अब यहाँ पे करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इनमें से ये तीनों में से इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स लक्षण, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण ये तीनों स्टेटमेंट में कौन सूचित करते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका यहाँ पे देखिए निम्न प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, बिल्कुल सही बात है। कमी है निम्न तकनीकी ज्ञान स्तर, ये भी सही है। निम्न पूंजी निर्माण की दर, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। किसी क्वेश्चन में आपको अगर महसूस होता है कि किसी वजह से गलत है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, उस प्रश्न को अच्छे से देखा जाएगा। कोशिश मेरी रहती है कि एक भी गलत ना हो। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ इंडियन डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखिए कैपिटल, नेशनल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है व्हाट डज मिक्स्ड इकोनॉमी मीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है वो ध्यान रखिएगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टुगेदर, दोनों मिल के सरकार पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के, जैसे सरकार हो गई और साथ में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हो गई, ये दोनों मिल के अभी हमारी अर्थव्यवस्था को संभाली हुई है। तो जो दोनों को मिल के है इसी वजह से कंट्रीब्यूशन आपका दोनों का है, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का, इसलिए हम लोग इंडियन इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबलाइजेशन मीन्स, अब बताना आपको वैश्वीकरण का अभिप्राय है, मतलब क्या होता है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण में जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसमें होता है इंडिंग ग्लोबल ट्रेड बैरियर, वैश्विक व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना। मतलब हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी भी वस्तु का, वो किसी भी कंट्री में ले जाकर बेचने की छूट होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हैड इम्पैक्ट मेनली ऑन विच ऑफ दिस स्टेट, मतलब हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो यहाँ देखिए जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि पर निर्धारण करती है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। आइए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइंस द ग्रोथ रेट ऑफ ए कंट्री। और नेक्स्ट है इलिटरेट एंड अनहेल्दी डेमोग्राफिक्स आर बर्डन ऑन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइदर वन नॉर टू, मतलब कि ना तो एक ना तो दो, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट दिया गया है वो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ साथ देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दिस एज ग्रुप्स इज इंक्लूडेड इन वर्किंग फोर्स पॉपुलेशन।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनरली लोग रिटायर होते हैं 60 में, तो लोग इसको आंसर लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसका जो एज ग्रुप जो है आपका वर्किंग का, वो आपका है 15 साल से 59 ईयर, मतलब 15 टू 59 ईयर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आ जाए गलत मत कीजिएगा इसको। जो श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइंस पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखन का आकलन किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है आपका NSSO द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द मिसमैच। आपको इसमें से मिसमैच पहचानना है। तो नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स, बिल्कुल सही है। रघुराम राजन कमेटी फाइनेंशियल रिफॉर्म, ये भी सही है। मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस रिफॉर्म, ये भी सही है। तो मिसमैच जो है आपका वो है जानकी रमन कमेटी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, ये आपका मिसमैच है। जानकी रमन कमेटी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म नहीं करने के बदले ये किया गया था आपका स्कैम, जो भी स्कैम होते थे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंडस्ट्रियल औद्योगिक सुधार के लिए नहीं बल्कि स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फॉर्म किया गया था जानकी रमन कमेटी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बोला जा रहा था रीजन बिहाइंड द हाई प्रोवर्टी रेट इन इंडिया। उच्च निर्धरता दर के प्रमुख कारण हैं, तो क्या कारण है, क्यों इतनी गरीबी है यहाँ इंडिया में। तो देखिए, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है, काफ़ी बड़ा योगदान है इसका। अनइक्वल इनकम, सही बात है। बहुत लोग अभी जैसे कोविड पीरियड में आप देख सकते हैं, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, तो वो अनइक्वल इनकम की वजह से। एंड लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, सारा मतलब ये हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ बट इतना बताकर ही आगे बढ़ रहा हूँ जो आप क्वेश्चन को समझ में आ जाए एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टारवेशन, यानी कि दीर्घकालिक भुखमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इसमें सत्य जो हो जाएगा आपका, तो आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह भुखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होती है, यानी द स्टारवेशन इज कॉल्ड इनसफिशिएंट इंटेक, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग टर्म स्टारवेशन परसिस्ट ड्यू टू लो इनकम, कम आय होने के कारण दीर्घकालिक भुखमरी लगातार बनी रहती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 2 दोनों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, अमर्त्य सेन ए प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट रिवाइज्ड रिसीव्ड विच ऑफ द प्राइजेस। तो अमर्त्य सेन जी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आइए देखते हैं। एडम स्मिथ प्राइज मिला है, भारत रत्न बिल्कुल मिला है, नोबेल प्राइज मिला ही है। तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच इज नॉट, आइए यहाँ पे कुछ एरर है, हिंदी में देख लेते हैं। राशन कार्ड तथा उसे रखने वाले परिवारों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा अंत्योदय, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि अंत्योदय निर्धन से भी निर्धन, सही है ये। और APL निर्धनता रेखा के नीचे, और BPL है अन्य लोग, नहीं तो ये गलत है। APL मतलब होगा अन्य लोग और BPL मतलब होगा निर्धनता रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आपका केवल 1 सही हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 43। इसमें आपको बताना है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू, यानी कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है, कोशिश कीजिए आप सॉल्व करने का। तो इसका सही जवाब होगा आपका कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र यानी कि 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन 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 सा किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक्स तो देखिए इंग्लिश में ही ज़्यादा सही है, आप जो कंफर्टेबल हिंदी में देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका पर कैपिटा इनकम, यानी कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए कौन सा टूल इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। स्टेटमेंट वाइज है तो आइए देख लेते हैं, और आपको ट्रू स्टेटमेंट पहचानना है। तो इसमें द मनी स्पेंट, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। कंपनियों के द्वारा मशीन, भवन, भूमि तथा अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहा जाता है। चलिए ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है आपका जो कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व एवं नियंत्रण रखते हैं उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। जी बिल्कुल, एमएनसी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन वाज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्टेड। उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 में 2016 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। इसमें है आपको टू स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसमें आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, बिल्कुल सही है ये, यानी कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी कि लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट, यानी कि किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी निहित होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक, जैसा कि हमारे देश का है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। आइए इसको पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ दिस वेयर आइटम टू एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, यानी कि ब्रिटिश काल में भारत से निर्यात की वाले प्रमुख मदे थे यानी कि वस्तुएं। तो इसका सही जवाब है आपका आइए देख लेते हैं क्या क्या है। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन, इंडिगो और शुगर। तो यहाँ पे आपका जो एक्सपोर्ट होता था वो कॉटन होता था, इंडिगो होता ही था, शुगर होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अब देखिए 2, 3, 4 किस में है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो है इंग्लिश में कुछ और दिया गया है, तो आइए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका केवल 2, 3 और 4। 1 नहीं होगा, बल्कि 1 में जो जैसे कि ये तैयार जो सूती वस्त्र और रेशमी ऊनी वस्त्रों का जो वो होता था वो इंडिया इंपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट नहीं करता था। यहाँ पे एक्सपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको आइए इसको एक ही लैंग्वेज में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उसका करेक्ट आंसर बताना है। चलिए हिंदी वाला देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, मैच करना है। तो देखिए इसका ए का क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, तो ये इंडिया डिवाइडेड सही है। बी का हो जाएगा रमेश चंद्रा जी द्वारा लिखा गया था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये BH बार्डेन पॉवेल द्वारा लिखा गया था द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और अमर्त्य सेन जी के द्वारा लिखा गया है गरीबी और अकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए इसमें आंसर है ए का वन ये दोनों में है, फिर बी का है 3, तो बी का 3 इसमें, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ लेबर इज चीपर देन कैपिटल more labor intensive method will be used, but if a capital is cheaper than a labor more capital intensive method of production would be used. Which kind of economy does the above statement refer? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट चलिए करता हूँ, तो सेशन काफ़ी लंबा खींच जाएगा। Which of these institutions are known as ब्रेटन वुड्स ट्विंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये 2-3 एग्जाम में पूछ लिया गया है अभी रिसेंट में। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से प्रसिद्ध संस्थाएं हैं, तो कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, IMF एवं वर्ल्ड बैंक, यानी कि IMF व विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ दिस 5 ईयर प्लान वाज बाय डॉन महानलोविश? एक बार 5 ईयर प्लान आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेकंड, महानलोविश मॉडल पे, ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था। कमेंट करके बताइए फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे आधारित था। आप कमेंट करने से पीछे मत हटिए, अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हैं, आपको वो प्रश्न का उत्तर पता है, तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा करेगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया? तो WTO का गठन जो किया गया वो 1995 यानी कि 1995 में किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए इसको दोनों लैंग्वेज में देख लेते हैं, क्या है, कंसिडर द फ्लोइंग रिजल्ट्स विद रेफरेंस टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991, यानी कि 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के परिणामों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइंड, फिर है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो डाउन, और नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऑल ऑफ दिस 1 2 3 ये तीनों आपको करेक्ट है। ट्रू निकालना था, तो यहाँ पे तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। कृषि की संवर्धी दर में गिरावट आई, औद्योगिक समृद्धि दर में शिथिलता आई, और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी इन एनी इकोनॉमिक कैन बी, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, आइए आप पहले ऑप्शन देखते हैं, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल, लैक ऑफ डिमांड, ओवर पॉपुलेशन एंड लो कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इसका सारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका भी ऑल आर मतलब ये जो मेन रीजन है ये सारे दिए गए। आइए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार,
किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता के समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं आधारिक संरचनाओं का अभाव, मांग का अभाव, अधिक जनसंख्या और निम्न पूंजी निर्माण। ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इनमें से कौन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, रोड बिल्कुल ज़रूरी है, रेलवे भी ज़रूरी है, आपका सी पोर्ट भी ज़रूरी है, पावर हाउस ज़रूरी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी सही है। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा सारा। ये आधारिक संरचना के अंदर सम्मिलित किया गया है, तो ये सभी सही है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्वेश्चन में है, आइए हिंदी में भी देख लेते हैं। करना है यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडेड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो दिया गया ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और लघु विनिर्माण। इसमें बोला जा रहा है कि गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो किसको किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, ये सारे जितने भी हैं वो गैर कृषि में आता है। देखिए क्या क्या था, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और लघु विनिर्माण। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट होगा आपका वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डेवलपमेंट दैट शुड बी डन टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी टू मीट द नीड्स इन फ्यूचर जनरेशन। इस तरह का प्रश्न हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं इसी टेस्ट में, ध्यान होगा आपको। तो आप बताइए वो कौन सा क्वेश्चन था, देखिए आप रिमाइंड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड एंड हो जाता है। अब यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन आपका झारखंड का है, तो आइए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें से, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ झारखंड फाउंड। कहने का मतलब झारखंड राज्य का सर्वप्रथम साहित्यिक साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है सर्वप्रथम साहित्यिक साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक अधिवेशन वर्ष 1929 में झरिया धनबाद में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बेमेल ढूंढना है इसमें। तो बेमेल कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए अंजन धाम गुमला, ये सही है। टांगीनाथ, टांगीनाथ लातेहार नहीं, ये लातेहार नहीं बल्कि ये भी गुमला में है। और अमरेश्वर खूंटी में सही है। झारखंड धाम गिरिडीह, ये भी सही है। टांगी धाम मंदिर जो है वो गुमला जिले के मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ दिस नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका करमाली। नेक्स्ट है, इन विच ईयर छाऊ डांस वाज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2010। नेक्स्ट है, विच इज नॉट मैच्ड करेक्टली, करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पे जो सही जवाब आपका हो जाएगा आपका वो करेक्टली मैच तुतलोई, पहला ऑप्शन है तुतलोई, ततलोई, ततलोई आपका ये बोकारो में नहीं बल्कि ये ततलोई गर्म जो है गर्म जल कुंड, ये बोकारो में नहीं बल्कि कहाँ है आपका, ये दुमका जिले में है, ध्यान रखिएगा। और ये किस नदी पे है, तो ये भूरी नदी पर है, ध्यान रखिएगा। तेतुलिया धनबाद में है, ताता पानी लातेहार में है,
और तापत पानी दुमका में है। ध्यान रखिएगा, एक जैसा नाम है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तापत पानी दुमका और ताता पानी लातेहार, ये दोनों में कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ताता पानी लातेहार और तापत पानी दुमका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर झारखंड असेंबली इलेक्शन हैव नॉट बीन हेल्ड। किस वर्ष विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आपका 2010। 2010 में नहीं हुआ था चुनाव, जो हुआ था 2005 में हुआ था, सही है। उसके बाद 2009 में हुआ था, फिर 2014 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 10 में नहीं बल्कि 9 में हुआ था झारखंड में चुनाव। नेक्स्ट है आपका, विधानसभा चुनाव की बात हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68, प्रथम झारखंडी क्रांतिकारी जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम घोषणा की थी, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो था आपका वो था बुद्धू भगत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, तो यहाँ पे द बर्थ प्लेस ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी जी का बर्थ प्लेस कहाँ है? तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका रांची। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के रातू रांची में जन्मे व्यक्तित्व जो एक प्रसिद्ध नागपुरी गायक के साथ साथ अच्छे मांदर वादक व नर्तक भी हैं, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। तो इसका सही जवाब होगा आपका मधु मंसूरी हसमुख, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 71 क्वेश्चन नंबर, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केशवानंद भारती का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका केरल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72, विगत वर्ष नेपाल के साथ किस स्थल को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था? देखिए, तो ऑप्शन है यहाँ पर काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपको ये सारे स्थल को लेकर विवाद हो गया था नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इस प्रश्न में देखिए, काला पानी तो आप लोग सुने होंगे और उम्मीद करता हूँ लिपू लेक भी सुनेंगे, लेकिन ये लिम्पियाधुरा नहीं सुनेंगे। तो टेस्ट सीरीज का यही फायदा है कि आपका कुछ प्रश्न जो आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे वो आपको टेस्ट से इन्हेंस हो जाएगा आपका नॉलेज। और तो ऑलरेडी चैनल पे इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया है, तो आप अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात, और नहीं देखे हैं तो जाकर बिल्कुल देखिए उसको। और जिन्हें लगता है कि एक बार देखने से सारा प्रश्न याद नहीं हुआ, तो आप जाइए 2 बार 3 बार देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं इस टेस्ट सीरीज में। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अभी आप फोकस्ड रहिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल 12 या 19 तारीख को, जैसा कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कंडक्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, टॉपिक वाइज ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और वो भी मनीष रंजन सर के बुक से है, तो सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। तो आप बिल्कुल वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अभी नज़रों से आपके जितने ज़्यादा क्वेश्चन गुजरेंगे उतना ही वहाँ पे ऑप्शन देख के आपको सॉल्व करना इजी लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, हाल ही में जनगणना 2021 में सरना को एक पृथक धर्म और धर्म के तौर पर मान्यता देने हेतु सरना संहिता का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये कहाँ पारित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका झारखंड विधानसभा में। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में पहली बार गायों के संरक्षण हेतु गौ कैबिनेट का गठन का निर्णय लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। करेंट का क्वेश्चन है, सेशन में आप बने रहिए। ये मत सोचिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया तो आगे प्रश्न अच्छे नहीं होंगे, आगे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप पूरे सेशन को देखिए एक बार, फिर आप कमेंट करके खुद बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारत की किस निजी कंपनी ने 2035 तक अपनी कंपनी को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। NHO 9020 क्या है? NHO 920, तो ये जो है वो आपका है यहाँ पे न्यू वारफेयर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, न्यू वारफेयर ऑयल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया और न्यू वाटर सेट फर्स्ट एड एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर तो इसका हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये NHO जो है, NHO 9020 क्या है? तो वह एक ओनियन यानी कि प्याज का वैरायटी है जो कि डेवलप किया गया है नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और ये जो है आपका, ये प्याज जो है आपका 75 दिनों में तैयार हो जाता है। और ये पहला ऐसा जो इस तरह का प्याज है जो कि इतने कम समय में तैयार हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, NHO 9020 एक तरह का ओनियन का वेराइटी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म इन द कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार 107 देशों की सूची में भारत का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 2020 का इंडेक्स है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 94, 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 109वां सदस्य बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 2020 के फार्मूला 1 रेसो के विश्व चैंपियन कौन है? तो इसका सही जवाब होगा लुइस हैमिल्टन। प्रायः ज़्यादातर इन्हीं का नाम रहता है। फिर भी आप करंट के लिए देखिए, ऑलरेडी वीडियो इस पे चैनल पे 2 अपलोड कर दिया गया है, एक इंग्लिश में भी है और एक हिंदी में भी है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे सेक्शन का MCQs के फॉर्म में अपलोड कर दिया गया है। तो आप बिल्कुल एक बार जाइए देखिए, वीडियो के सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल कीजिए नीचे, आपको मिल जाएगा लास्ट 6 मंथ का करंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप बिल्कुल देखिए उसको, क्योंकि करंट काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा आपका। पेपर 1 में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 20 जून 2020 को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। तो वर्ष 2020 के इस दिवस का विषय क्या था, यानी कि थीम पूछा जा रहा है। थीम क्या था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो थीम था वो था आपका एवरी एक्शन काउंट्स। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द फर्स्ट टू स्टार्ट इमिशन ट्रेडिंग स्कीम इन इंडिया? उत्सर्जन कारोबार योजना किस स्टेट के द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपका गुजरात। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित में से किसे $2 लाख पुरस्कार राशि वाली सियोल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थॉमस वॉक। नेक्स्ट है आपका 84। रिसेंटली पब्लिश्ड बुक ए प्रॉमिस्ड लैंड हैज बीन रिटन बाय। प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये लिखा गया है आपका बराक ओबामा जी के द्वारा। नेक्स्ट है 14 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना के लिए किस उन्नत स्टील्थ युद्धपोत का जलावतरण किया गया, यानी कि विच ऑफ दिस एडवांस्ड स्टील्थ वारशिप वाज लॉन्च्ड फॉर इंडियन नेवी ऑन 14 दिसंबर 2020? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमगिरी। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के अस्तित्व में आने के पश्चात इसमें प्रथम याचिका किसके द्वारा दायर की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑंग सांग सूकी। कहाँ की रहने वाली है? म्यांमार की, जिनको कि अभी उनकी पावर को सीज कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जैव विविधता के द्वार की संज्ञा किस क्षेत्र को दी गई है? यानी कि विच इज नॉन एज द गेटवे ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88। व्हेन वाज द नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लॉन्च्ड? कब लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 1986, 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दिस प्राइजेज आर गिवन टू कोच? यानी कि खेल के क्षेत्र में कोच को दिए जाने वाला पुरस्कार है, तो कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका, ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड, यानी कि 3 ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। डायमंड स्पोर्ट कोर्ट इज एसोसिएटेड टू, डायमंड खेल परिषद किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेसबॉल। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपको बोल रहा है विच ऑफ दीज आर पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ द यूएनओ? तो इसका सही जवाब है आपका, यूएनओ का पार्ट कौन कौन सा है? तो सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनओ का पार्ट नहीं है, और इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये भी है। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2 और 4। तो इसका जो यूएनओ का होता है कुल 6 पार्ट होता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा होता है, मैं एक बार सारे को रिपीट करवा देता हूँ। जनरल असेंबली होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है, उसके अलावा आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है, उसके साथ फिर इंटरनेशनल कोर्ट होता है, और जो लास्ट होता है वो होता है सेक्रेटेरिएट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच ऑफ दिस मेथड इज रिलेटिव प्रोबेबिलिटी मेजर्ड? सापेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है। चलिए इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकें। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा सापेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक से ज़्यादा देना है तो लॉरेंज कर्व एक तो सही हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो होगा गिनी गुणांक, यानी कि गिनी कोएफिशिएंट, और लॉरेंज कर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 1 और 3 किसमें है? 1 और 3 इसमें बी में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 93। इसमें बोला जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये किया गया था आपका 2001 में। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका है नीदरलैंड में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकट रमन, रामकृष्णा। विच ऑफ द फ्लोइंग हैव गॉट नोबेल? इनमें से किनको नोबेल प्राइज मिला है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी को नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड्स गिवन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर? यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन कौन सा है? तो ये तो मैन बुकर प्राइज एक हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा कलिंगा नहीं दिया जाता है, ज्ञानपीठ हो जाएगा, अपलिटजा, ये दोनों अलग हो गया। तो आपका आंसर होगा 1, 3 कहाँ? बी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
97 में बोला जा रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब और कहाँ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इस तरह के जितने भी संस्था हैं, G7 हो गया, सार्क हो गया, और भी जो है बिम्स्टेक हो गया, तो ये सब के बारे में आप एक और पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 दिसंबर 1985 ढाका, 1 दिसंबर 1985 को ढाका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर में उर्दू व अंग्रेजी के साथ ही किन तीन भाषाओं को सितंबर 2020 में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी, कश्मीरी व डोगरी को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अमृत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्र प्रायोजित इस मिशन में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रखा है, तो जी बिल्कुल सही है ये वाला। इस मिशन की शुरुआत 25 जून 2018 को, नहीं 18 में नहीं बल्कि ये 2015 में हुआ था, और इस मिशन के तहत 100 शहरों का कायाकल्प करना है। 100 शहरों नहीं बल्कि 500 शहरों का कायाकल्प करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, आइए देख लेते हैं। मई 2020 में दक्षिण भारतीय एक राज्य के एक संयंत्र में विषाक्त गैस का रिसाव हुआ। इस संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो सत्य कथन है आपका यहाँ पे, यह संयंत्र विशाखापट्टनम में स्थापित है, सही है। संयंत्र का नाम LG पॉलीमर उद्योग था, ये भी सही है। इसमें स्टोरीन गैस का रिसाव हुआ, ये भी सही है। इस गैस का रिसाव 200 लोगों की मृत्यु नहीं, ये गलत है। 200 लोगों की मृत्यु नहीं बल्कि 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये जो 7 मई को घटना घटित हुई थी, ये विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में स्टाइरिन गैस के रिसाव से, और 200 लोग की मृत्यु नहीं बल्कि 200 लोग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो यहाँ पे आपका ये टेस्ट नंबर 5, जो कि मेनली रूप से इकोनॉमिक बेस्ड था, लेकिन और भी प्रश्न जो भी थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय किए होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इस टेस्ट से। तो अब आपकी बारी, सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, बताइए कैसा लगा, कोई प्रश्न पे डाउट है या कुछ है उसको आप बताइए। तो चलिए आज सेशन को एंड करते हैं। अब आप इस सेशन से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऑल द बेस्ट आपके आगामी एग्जाम के लिए। खूब अच्छे से पढ़िए, मेरे तरफ से जितना हो पाएगा मैं करूँगा आप लोग के लिए। चैनल पे बने रहिए, जल्द से जल्द आपको और भी इस तरह के सेशन, या टेस्ट सीरीज का हो गया या फिर करंट का हो गया या फिर और किसी भी टॉपिक पे, जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं बिल्कुल आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज के लिए यही एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट।